गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा तीसरा दिन है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। आज हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर तैयार करना प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस कहलाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन इवोल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो पानी वाली होती है। रूबर एंड क्यूमन साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया था रेडियो आइसोटोप से लेकर। इसलिए दो फेज में होती है फोटोसिंथेसिस, एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और डार्क में रिडक्शन होता है। ठीक है। अब हमने बताया था लाइट स्पेक्ट्रम CGX UVI MR, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। विजिबल के अंदर VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ऑरेंज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, पर मोनोक्रोमेटिक लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी किस में होता है? रेड में होता है। किस में होता है? रेड में। अब एक बताया था मैंने PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, फोटोन पार्टिकल ऑफ लाइट, जितनी एनर्जी होती है क्वांटम। फिर मैंने आपको बताया था ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड, बैक्टीरिया का था। तीन तरह के बताई थी, ल्यूको, क्लोरो और क्रोमो। कलरलेस हो तो ल्यूको, ग्रीन है तो क्लोरो, कलर्ड बन गया तो क्रोमो। फिर हमने बताया था लीफ का स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, ये सेक्शन काट दिया। ऊपर वाली क्लोरन का इमा सेल का नाम होता है पैलिसेड क्योंकि कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। नीचे वाले का नाम होता है स्पंजी क्योंकि लूजली अरेंजमेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है ऊपर, इसलिए स्टोमेटा नीचे साइड में होते हैं। ऐसे लीफ का नाम होता है डोर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकोट लीफ। मोनोकोट लीफ में दोनों साइड में सेम लाइट पड़ती है, दोनों साइड में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर बताया था ये एक मिजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में लेमिला के ग्रुप का नाम होता है ग्रेनम, इसमें लाइट रिएक्शन होती है। बाकी जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, स्ट्रोमा बोलते हैं, उसमें डार्क रिएक्शन होती है। इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली भी कहते हैं। इसका ओरिजिन भी ये मानते हैं बैक्टीरिया से हुआ है। लेमिला के अंदर हम देखते हैं जो लेमिला दिखा रखा है, ठीक है, इस लेमिला के अंदर क्वांटोसोम होते हैं। लेमिला के अंदर क्या होते हैं? क्वांटोसोम होते हैं। और क्वांटोसोम के अंदर जैसे लेमिला दिखा दिया, क्वांटोसोम में रिएक्शन सेंटर होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 700 तक की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, इसलिए P700 को रिएक्शन सेंटर 1 या फोटोसिस्टम 1 कहते हैं। बाद में पता लगा, इमर्सन नाम के साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी कि भाई फोटो सिस्टम 2 होते हैं, P700 तो एक था, दूसरा P680, इसको रिएक्शन सेंटर 2 बोलते हैं। फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन यानी आउटर साइड में मिलता है। फोटो सिस्टम 2 है वो अप्रेस्ड रीजन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमने बताया था लाइट रिएक्शन। एक बताया था हमने क्लोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर देखे हैं एनाटॉमिकली, तो बाहर होता है पोरफायरिन हेड, नीचे होती है फाइटोल टेल। हेड के अंदर बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं। ये बताया था आपको फोटोफोस्फोरेसेंस, यानी जो क्वांटोसोम के अंदर रिएक्शन सेंटर होते हैं उसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको कोर एलिमेंट बोलते हैं, और कोर के जो बाहरी तरफ होते हैं उसको एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और धीरे धीरे कोर को ट्रांसफर कर देते हैं। कोर ट्रांसफर कर देता है रिएक्शन सेंटर को। जब रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब करी, तो वो जब रिलीज करते हैं तो बिल्कुल बेसिक ग्राउंड स्टेट पे ना आके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं और एनर्जी को निकालते हैं। तो इमिशन होता है यहां से एनर्जी का, इसका नाम होता है फोस्फोरिसेंस। क्योंकि ये लाइट में होता है इसलिए इसका नाम होता है फोटोफोस्फोरिसेंस। एक ऐसा मीटर जो ये बताए कि कौन सी क्लोरोफिल ने कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेट पे डाल के देख सकते हो कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की शेप कैसी होती है, कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कौन सी लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट
एग्जांपल लेके देख सकते हो। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का, ये बी का, नीचे वाला बी का, ऊपर वाला ए का। दोनों में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि क्लोरोफिल की ए की अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। बी कम होता है। क्लोरोफिल ए को तो यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल क्लोरोफिल मोलिक्यूल, क्योंकि हर एक पौधे में पाया जाता है ये। बी कम अमाउंट में पाया जाता है। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमेशा हम देखें तो बीच में से उठा हुआ मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल के अलावा कुछ कैरोटीन जेंथोफिल पिगमेंट भी होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर मैंने बताया था रिएक्शन सेंटर में तीन चीज होती हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पिगमेंट सिस्टम होते हैं P700 P680, और तीसरा होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। और मैंने बताया था लाइट रिएक्शन के अंदर रात के लिए एटीपी बनती है और NADPH2 बनता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, NADPH2 जो कोएंजाइम है इसके क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग पावर, दोनों को मिलाकर बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। रात को ये यूज होके केल्विन साइकिल घूमती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यदि लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क भी नहीं होगी, क्योंकि डार्क में एनर्जी एटीपी देती है, एटीपी ग्रेनम में दिन के समय में बनती है। चलो इसमें नहीं है ये, चलो अब देखिए, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि C3 साइकिल जो होती है, तो ये C3 साइकिल हुई थी, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए C3 साइकिल में क्या होता है, तीन स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP। जब ये एक बार घूमती है तो एक कार्बन को रिड्यूस करती है, और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 6 बार घूमता है। जब 6 बार घूमता है तो RUBP कितने चाहिएंगे, 6 चाहिएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने चाहिएंगी, 6 चाहिएंगी, 6 चाहिएंगे हमारे को। और एक बार घूमता तो 3 ATP लगती है, तो 6 टाइम घूमेगा तो कितने बार होगा ये, 18। तो 2 NADPH2 लगती है, एक बार रोटेट करता है तो ये 12, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। ये पेपर में तीन चीजें जरूर आती हैं, ध्यान रखना। ये कहां होती है पूरी साइकिल, स्ट्रोमा में होती है। पूरी का नाम क्या होता है इसका, रिडक्शन। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर कौन है, RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट में 16 से 17% रबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और ऑक्सीजनेज भी नाम होता है इसी का। क्योंकि ये जो एंजाइम है ना रबिस्को, ये दो तरह से काम करता है। पहला काम करता है कार्बोक्सिलेशन, जिससे 3PGA बनता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के। फर्स्ट टेबल कंपाउंड C3 साइकिल का कौन है, 3PGA। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड स्टेट कौन है, RUBP। RUBP में कितने कार्बन है, 5। 3PGA में कितने हैं, 3 है। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं, सॉरी, ये 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर, और जो 3 कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, C3 साइकिल। क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने ढूंढा था इसलिए इसका नाम हो गया कैल्विन साइकिल। और इसके अंदर फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड बनता कुछ समय के लिए, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 बाइफॉस्फोराइबोटोल। ये 5 और एक 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, फिर तुरंत टूट जाते हैं 3-3 कार्बन में, इसलिए इसका नाम क्या होता है, C3 साइकिल। तो रबिश को एंजाइम का क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। तो ये मतलब 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP। कितनी बार घूमता है ग्लूकोज के लिए, 6 बार। एक सुक्रोज के लिए कितनी बार घूमेगा, 12 बार। 12 बार घूमेगा तो ATP कितनी लगेंगी, 1 2 3 कर दो, कितने हो गए, 36। और NADPH2 24, RUBP 12 चाहिएंगे।
तो इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन की जगह RuBP 3PG बनाता ना, पर लेस कार्बन डाइऑक्साइड हो, मोर ऑक्सीजन हो, इन दो कंडीशन में रबिश को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन ना करके ऑक्सीजनेशन कर देता है। ऑक्सीजनेशन करते ही फर्स्ट टेबल कंपाउंड 3PG ना बना 2PGA बन गया, तो किस चीज का नाम हो गया C2 साइकिल। और इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि 50% CO2 लॉस हो गया। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, एक कट आपने गलत ले लिया, 10 किलोमीटर का तो चक्कर कट जाएगा आपका, और रास्ते में कोई चलान भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल एक कट गलत हुआ, जो ये सीधा RuB पीछे 3PGA बनना था ना, इन दो कंडीशन में एक गलत कट लिया और इतना घूम के आना पड़ा इसको वापस में, 50% CO2 लॉस भी कर दी। इसका नाम होता है वार्गबर्ग इफेक्ट, फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल, डाइकोरेंटियो ने इसको ढूंढा था भाई। रबिश को एंजाइम है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, इंपॉर्टेंट है, पर इन दो कंडीशन में गलत काम कर जाता है ये। इसको कंपनसेट करने के लिए अडेप्टेशन हुई C4 प्लांट, हैच एंड स्लाइस साइकिल भी बोलते हैं इसको। इन प्लांट में करेंट एनाटॉमी होती है। कौन कौन से प्लांट हैं? सोरगम, पेनिकम, पेनिस्टियम, एट्रिप्लेक्स, एमेरंथस, साल्सोवा। मतलब याद कर लो, क्रैमिंग कर लो इसके। तो ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट क्यों है ये? क्योंकि इनके अंदर फर्स्ट टेबल कंपाउंड में 4 कार्बन है। फर्स्ट टेबल कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4। इसमें फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर PEP है, उसमें कौन सा था? RuBP। पहला क्वेश्चन डिफरेंस ये आता है। उसमें 5 कार्बन होते हैं RuBP में, इसमें कितने कार्बन है? 3। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आई, उसमें एंजाइम था रबिश को, इसमें था PEP कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? अरे जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना, तो कार्बोक्सिलेशन तो होगा ही होगा। और कार्बोक्सिलेशन तो करता हो कार्बोक्सिलेज, ASE लगा दो पीछे। क्या लगा दो पीछे? फर्स्ट टेबल कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, कई बार एस्पेरिक एसिड का रिवर्सिबल होता है, ये बन जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टेबल कंपाउंड उसमें था 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड C3 में, इसमें है OAA, ऑक्सैलोएसिटिक। इसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए साइकिल का नाम हो गया। याद करो POMP, पंप से याद कर सकते हो इसको। इसमें ना डबल फिक्सेशन होता है, ध्यान से सुन लो। पहला तो फिक्सेशन यहां हुआ, अब पायरमेलिक एसिड और मेलिक एसिड टूट गया CO2 में और पायरुविक में। पायरुविक तो वापस आ गया, ये CO2 लॉस होनी थी ना, ये चली गई वेस्कुलर बंडल शीथ में। किसमें चली गई ये? वेस्कुलर बंडल शीथ में। और वेस्कुलर बंडल शीथ सेल के अंदर करेंज एनाटॉमी थी। और करेंज एनाटॉमी क्या होती है भाई? वेस्कुलर बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट बन गया था, और उस क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम नहीं था, केवल क्या था? मीजोफिल में तो स्ट्रोमा और ग्रेनम दोनों होते हैं, पर वेस्कुलर बंडल शीथ सेल में इसमें छोटी सी एडेप्टेशन हुई, इसमें क्लोरोप्लास्ट बन गया, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम नहीं बना, केवल क्या बन गया? स्ट्रोमा। इसलिए डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है, यानी डबल फिक्सेशन हो गया इसके अंदर। लेस कार्बन डाइऑक्साइड होना, जहां पे भी एक्सट्रीम कंडीशन हो वहां पे भी CO2 लॉस नहीं होता, उस कंडीशन में भी ये पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में आ गया C4 का? C4 में एक ही डिसएडवांटेज है बस, उसमें 18 ATP लगे थे एक बार घूमने में, उसमें एक चक्कर में 3 ATP लग रहे थे, 6 चक्कर में 18, इसमें एक चक्कर में 5 लगते हैं, 6 चक्कर में कितने हो गए? कितने हो गए? 30। कितने हो गए? इसलिए 18 की जगह 12 ATP फालतू लग गए इसमें। बस ये एक डिसएडवांटेज है इसका। एडवांटेजेस क्या है? एक्सट्रीम कंडीशन में लो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेता है। डबल फिक्सेशन कर लिया इसने। क्या कर लिया? और करेंज एनाटॉमी में क्या था? वेस्कुलर बंडल सील सेल में देखो, ये जो होता है वेस्कुलर बंडल सील सेल, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट बन गया था। ठीक है, अब कुछ प्लांट फिर बच गए, उसको हम बोलते हैं कैम प्लांट, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन कौन से हैं ये? क्रेसुलेशियन फैमिली होती है पौधे की, वो फैमिली जिसके स्टोमेटा रात को खुलते हैं। जितने भी गुद्देदार सेकुलेंट्स प्लांट होते हैं ना, जैसे एलोवेरा का पौधा देखा होगा आपने, ये ना सेकुलेंट अपने अंदर पानी को स्टोर रखता है, इसके ऊपर वैक्स की एक पतली सी कवरिंग होती है ताकि
स्टोमेटा के थ्रू पानी इवेपोरेट या ट्रांसपिरेशन ना हो। देखो कई बार पानी पौधे का जो उड़ता है ना स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू या क्यूटिकल के थ्रू, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यदि पानी हमने फर्श पे डाल दिया तो सुबह के देखेंगे पानी नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे भाप बन जाएगा, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। यदि पानी को हमने पतीले में रख के गर्म कर दिया गैस पे, फिर पानी स्पीड से उड़ रहा है, उसको वेपराइजेशन कहते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी का उड़ना इवेपोरेशन। 9th क्लास में पढ़ा था ना, इवेपोरेशन कोज कूलिंग। जब भी पसीना है हवा चलने से जब इवेपोरेट होगा तो हीट ले जाएगा, तो जब आपकी बॉडी में हीट जाएगी तो आपको कूलिंग इफेक्ट लगेगा। यदि पानी उबाल रहे हैं हम फिर भाप बना रहे हैं तो वेपराइजेशन, और प्लांट से उड़ रहा है तो अपने आप ट्रांसपिरेशन। अब ब्रायोफाइलम, पत्थर चट, कलेंचू, सेडम, अपनसिया, पाइनएप्पल, ये पौधे याद कर लो भाई। इन पौधों का नाम होता है कैम प्लांट बोलते हैं। इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं क्योंकि ये वहां पे उगते हैं जहां पे पानी की एक्सट्रीम कमी है। और वहां पे भी सर्वाइव कर लिया इन्होंने। कैसे किया? वही C4 प्लांट है, ये एक तरह के मॉडिफाइड C4 प्लांट। ये देखो, इसको भी पंप से याद रख लो। इसको भी किससे याद करेंगे हमें? पंप से। तो ये देखिए ध्यान से, POMP, फिर C बन गया कार्बोहाइड्रेट, पंप C से याद रख लो। दीज आर नथिंग बट अ मॉडिफाइड ऑफ C4 प्लांट। C3 से C4 बने, C4 का ही मॉडिफाइड वर्जन कैम प्लांट है। इनके स्टोमेटा रात को खुलते हैं क्योंकि दिन में खुले तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और ये सर्वाइव करना इनका मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, नाइट टाइम में PEP 3 कार्बन है, रात के समय में नाइट में स्टोमेटा खुल गए, CO2 आ गई, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है यहाँ पे, वो क्या बना देगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये तो वो सेम ही है। अब ये रात को बनाएगा मैलिक एसिड और रात को मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है, इसको एसिडिफिकेशन कहते हैं, ड्यूरिंग नाइट होता है। नीट में आता है ये एसिडिफिकेशन कैम प्लांट में कब होता है? नाइट में। इस डायग्राम को याद रख लो। दिन के समय में स्टोमेटा क्या हो गए? बंद हो गए, तो वैक्यूल्स के अंदर ये मैलिक एसिड स्टोर है। मैलिक एसिड इक्वेशन टूटता है हमेशा CO2 में, पायरुविक में। अब दिन के समय में, दिन है, क्या घूम गया? केल्विन साइकिल घूम गया ना। डबल फिक्सेशन इसमें भी है, एक बार तो फिक्स यहां हो गया, एक बार फिक्स यहां हो गया, बट डिफरेंस क्या आया? C4 में जो फिक्सेशन हुआ था वो कहां हुआ था? रात को। इसमें होता है दिन में। यानी ये एक ऐसे पौधे हैं जिनमें केल्विन साइकिल दिन में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रात में एसिड बनता है इसलिए इसका नाम होता है एसिडिफिकेशन। दिन में एसिड क्या हो जाता है? टूट जाता है, मैलिक एसिड टूट जाता है पायरुविक में और CO2 में, इसको बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन। और फिर ये कार्बोहाइड्रेट बन के आ जाता है। तो ये क्या है? मॉडिफाइड C4 प्लांट है। कैम मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? में कैम मेटाबॉलिज्म। अब देखो ध्यान से भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन बोलते हैं इसको, है ना, ब्लैकमैन, काला आदमी, ठीक है, नाम याद कर लो ब्लैकमैन। इसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया था। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई हर बार लिमिटिंग फैक्टर ना चेंज हो सकता है। यानी जो स्लोएस्ट फैक्टर है ना, अब मान लीजिए मैंने सुपर 40 में सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक बच्चा ऐसा जिसको कम समझ में आया और वो कहता नहीं सर समझाओ, एक चैप्टर मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। एक बच्चा ये कहता नहीं जी मुझे समझ में नहीं आया, उसने 2 दिन अलग से प्रॉब्लम ली, तो चैप्टर कितने दिन में खत्म होगा? 3 में या 5 में? यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करी है? स्लोएस्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करी ना। एक तो ये, दूसरा क्या होता है, हर बार फैक्टर चेंज हो जाता है। मान लीजिए एक बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, हमने कहा बेटा क्या कमी है, उसने कहा बुक नहीं है, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? बुक। हमने उसको बुक प्रोवाइड कर दी, फिर भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ी, फिर रुक गई। हमने कहा बेटा अब क्या दिक्कत है? कहता जी हमारे घर में लाइट नहीं है। मान लीजिए इसके घर में पेरेंट्स ने लाइट भी लगवा दी, अब लिमिटिंग फैक्टर लाइट होगी, फिर बोला जी चली जाती है, इन्वर्टर भी लगवा दिया। फिर कहता जी कोचिंग नहीं है, कोचिंग भी प्रोवाइड कर दी। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या है? अब उसकी कैपेसिटी है पढ़ने की, अब वो भी हमने पढ़ा दी, उसकी बिठा के भाई बैठा रहा तो पढ़ दे। फिर भी क्या होता है, एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है हर बंदे की याद करने की, IQ होता है समझने का टॉपिक, ठीक है ना। अब लिमिटिंग फैक्टर बन गया वो। ऐसे ही उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है ना बेटे, उसके अंदर आपको पता है क्या क्या चीज चाहिएगी? 6 CO2, 12
C6H12 प्लस में 6O2, यहाँ पे क्या आई और यहाँ पे क्या आई, क्लोरोफिल। ठीक है ना। अब देखो, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर और चार फैक्टर, सब में हमने क्या किया, सबसे पहले पौधे को उगाया। मैंने बताया था बेस्ट फोटोसिंथेटिक मटेरियल कौन सा होता है स्टडी करने के लिए, बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्लोरिल्ला नाम की अलगी, ग्रीन अलगी होती है। हमने CO2 बढ़ाई बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी ना, फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया। अब फिर हमने देखा भाई लाइट दो, फिर हमने लाइट बढ़ा दी, फिर भी फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया। फिर हमने क्या हुआ, अगेन CO2 बन गई, फिर हमने CO2 भी बढ़ा दी और लाइट भी बढ़ा दी, तो फिर लिमिटिंग होगी। तो क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर अलग अलग बनता रहता है ना। आखिर में क्या हुआ, क्लोरोफिल बन जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। अब क्लोरोफिल थोड़ी ना एक लीफ में हम अधिक, भाई हम चाहें एक ही दिन में पौधा इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ा सकते हैं, पानी की बढ़ा सकते हैं, लाइट भी बढ़ा सकते हैं, पर अब लिमिटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल। वो एक पौधे में कहां से इतना, है ना, तो नहीं डाल सकते हम उसको। तो ये तो चीज आती है, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। समझ में आ रही है आपको। तो लिमिटिंग फैक्टर चेंज होता रहता है, यही कही थी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने। अब आता है एक ये बताया गया है कि फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, लाइट, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, लाइट क्वांटिटी कितनी पड़ी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कितने समय तक लाइट पड़ी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और CO2 कितनी है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स। अब इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर कितना है, और एक्यूमुलेशन फैक्टर यानी कार्बोहाइड्रेट कितने उसके अंदर बनने हैं, वो डिपेंड करता है। अब इसके अंदर ये देखिए आप, कंपनसेशन पॉइंट, ये थोड़ी सी पॉइंट है जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चैप्टर में मैक्सिमम यदि आप 50 क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेते हो ना, तो 200 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछते हैं। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है ना, और फिर उसका MCQ करोगे तो प्रैक्टिस ज्यादा कर हमने बाद में किसकी करनी है, MCQ की करनी है, क्योंकि पूरा चैप्टर एक बार पढ़ो, गो थ्रू उसमें से, और 50-60 क्वेश्चन कर लो। कंपनसेशन पॉइंट होता है या जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए तो पौधे में से कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए, यानी जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाए, और जो उसमें से CO2H2 बनेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाए, तो पौधा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि पौधे से कोई भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, देखो ध्यान से भाई। वैल्यू कितनी होती है, 25 से 100 पार्ट्स पर मिलियन होती है C3 प्लांट के अंदर, 0 से 10 पार्ट्स मिलियन होती है C4 प्लांट के अंदर। लो कंपनसेशन वैल्यू फॉर C4 प्लांट इज ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन। ठीक है, PEP कार्बोक्सिलेज की दिखा रखी है इन्होंने। स्कायोफाइट्स पौधे वो होते हैं तो छाया उगने वाले होते हैं, जैसे आजकल रूम में जो पौधे लगाते हैं हम, वो स्कायोफाइट्स हैं, तो धूप में उगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सन प्लांट या हेलियोफाइट्स। लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट की वो इंटेंसिटी जहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर हो जाए, उसको क्या कहते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ये 2.5 से 100 पे ये फीट कैंडेला यूनिट होती है, फॉर स्कायोफाइट्स होती है 100 से 400 होती हैं सन प्लांट्स के। जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता हो उसका नाम होता है सैचुरेशन पॉइंट। क्या नाम होता है उसका, यदि एक दूध में हम चीनी घोलते रहे, एक चीज ऐसी आ जाएगी कि शुगर घुलनी उसके अंदर बंद हो जाएगी, वो उसका क्या है, सैचुरेटेड पॉइंट हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हो गया। और अब मान लीजिए आपको इतना पढ़ा दूं, आपको तो सर और नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल सैचुरेटेड हो चुके हो, और भी पढ़ने की एबिलिटी है आपके अंदर, तो आप अनसैचुरेटेड हो, यानी नमक चीनी पानी में घुलने की एबिलिटी रहती है और भी घुल सकती है, तो अनसैचुरेटेड है वो। और फिर नमक नीचे बैठने लग गया, घुल नहीं पा रहा, तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। मंच मास फ्लो होता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होती है, जो ये कहती है कि लीफ के अंदर खाना बनता रहता है,
वो खाना रूट तक कैसे पहुंचता है? कई बार टहनी होती हैं पौधे की, 4 टहनियों में तो बहुत ज्यादा पत्ते ग्रीन है, एक टहनी जिंदा तो है पर पत्ते बहुत कम है, तो अपने आप खाना कैसे ट्रांसफर होता जा रहा है नीचे तक? ना ही कोई मशीन लगा रखी। तो ये मंथ हाइपोथेसिस जो होती है ना, ये कहती है, देखो ध्यान से, ये मान लीजिए एक उसने क्या किया, यू शेप की ट्यूब ले ली, यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर एक साइड में बांध दिया इसको, और दूसरी साइड में भी, और दोनों को सिंपल पानी में डिप कर दिया, एक्सपेरिमेंट किया उसने। मान लीजिए ये है लीफ, ठीक है, लीफ में फोटोसिंथेसिस से क्या बन गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया ना, ग्लूकोज से क्या बन गया, सुक्रोज। तो टाइम के अनुसार क्या होगा, इस लीफ के अंदर, ये तो बन गया, बना दिया हमने लीफ, क्या ये लीफ, ये है मान लीजिए रूट। इस लीफ के अंदर जब फोटोसिंथेसिस से सुक्रोज मॉलिक्यूल बन गए, तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या बन गई, और पानी की क्या थी, सोल्यूट में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पानी में कितनी थी, कम थी, ये हो गया ज्यादा, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में क्या चला गया, पानी अंदर चला गया ना, क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ये जो एंडोस्मोसिस हुआ, यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो ये जो मॉलिक्यूल है सरकते सरकते यहां से आगे चलते गए और रूट तक पहुंच गए, क्योंकि यहां यहां हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया, यहां पे क्या बन गया, कम, तो ग्रेडियंट डेवलप हो गया ना, एक डिफरेंस क्रिएट होगा ना, और वहां से ये मॉलिक्यूल अपने आप ऑटोमेटिकली पास से होते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस होता है, चलता रहता है। ये डायरेक्शन दिखाते हैं लीफ से रूट तक कैसे जाता है। तो ये मंथ हाइपोथेसिस प्रूव, मंथ ने प्रूव किया था इसको। अब देखिए ध्यान से भाई, ये कुछ क्वेश्चन है जो नीचे हमने पॉइंट बना रखे हैं, जो बार बार नीट में पूछे गए हैं। रबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। 16 to 17% अलग अलग बुक लिखती हैं इसको। क्लोरोप्लास्ट में होता है और आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन C3 प्लांट है आरयूबीपी। आरयूबीपी में कितने कार्बन, 5। फर्स्ट टेबल कंपाउंड 3PGA, कितने कार्बन, 3। 3 स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल या रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। ये केल्विन साइकिल किन प्लांट में दिन में होती है, कैम प्लांट में होती है। क्रेसुलेशियन फैमिली होती है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिडिफिकेशन कब होता है, रात को। दिन में क्या होता है, डीएसिडिफिकेशन। मैलिक एसिड किसमें टूटता है, CO2 में, पायरुविक में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इन C4 प्लांट इज डाइमोर्फिक। डाइमोर्फिक का मतलब मिजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेनम भी है, स्ट्रोमा में भी है, पर वेस्कुलर बंडल शीथ सेल जो जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ होते हैं उसके अंदर केवल क्या है, स्ट्रोमा है, इसलिए उसमें डबल फिक्सेशन हो जाता है भाई। कैल्शियम और क्लोरीन आयंस आर एसेंशियल फॉर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। कैरोटिनॉइड्स जो गाजर वगैरह के अंदर होता है ना, जानतोफिल, येलो कलर देता है। थायरोसिन एक्ट्स एज ए इमीडिएट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू P680। एक रियोफाइटिन एक्ट्स एज ए इमीडिएट रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 680 फोटो सिस्टम। प्लास्टोक्यूनिन के अंदर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक जगह, तो ये याद रखना। प्लास्टोक्यूनिन इज ए मोबाइल प्रोटीन विच हैव कॉपर। मोर देन 150 बिलियन टन्स ऑफ शुगर आर प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लोबल स्केल पर ईयर। सारी फोटोसिंथेसिस से होता है ये। ठीक है, एक हर्बिसाइड्स है CMU और एक दूसरा नाम है DCMU, 3,4 डाई क्लोरोफिनाइल 1 डाई मिथाइल यूरिया। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रोक देती है। ये एक तरह का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रोकना हो ना, तो ये DCMU या CMU डाल दो। ये क्या करती है, दे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन क्यूनोन टू प्लास्टोक्यूनोन, सो इनहिबिट नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं तो हमने यहाँ पे ये बता दिए सारे के सारे। पोरफायरिन हेड हो गया, फाइटोल टेल होगी, क्लोरोफिल का डायग्राम हो गया, बीच में मैग्नीशियम होता है इसके। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए इसको।
ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।